जहां अलौकिक रोशनी के होने का दावा है। ये हैरान करने वाला है, वो जो है सिद्ध तपोभूमि है, जहां आज भी राक्षस राज की कहानियां हैं। प्रारंभ से लेकर अभी तक कभी राक्षसों से घिरा रहा, कभी आतंक से घिरा रहा। वहां जिंदगी का मौत से सामना है। मेरा पैर फिसल रहा है, मेरा पैर फिसल रहा है। एक तेंदुआ आके जो है एक बच्चे को पकड़ के ले गया और खा दिया। सांसें थामने वाले सफर से गुजरकर मेरी तो सांस अटकने लगी है जैसे भालू को देखा है। मुसीबतों से टकराकर हमने जुनून की हर हद पार की। खतरा कई गुना बढ़ गया है। बेशुमार चुनौतियों का मुकाबला किया। आज हमारे साथ वहां चलिए जहां कोई नहीं जाता। जो गया वो उसकी भारी कीमत चुकाता है। क्योंकि उस पहाड़ी पर छिपा है दिव्य ज्योति का रहस्य। अभी जो कुछ आपने देखा वो दरअसल इस कहानी का छोटा सा ट्रेलर था। इससे आगे की कहानी और ज्यादा डराने वाली और ज्यादा रहस्यों से भरी है, क्योंकि जिस दिव्य ज्योति की कहानी को सुनकर हमने वो रास्ता चुना था, वो रास्ता आसान नहीं था। हमने अपने जुनून की वजह से कदम आगे तो बढ़ा दिए थे, लेकिन हर एक कदम हम पर भारी पड़ रहा था। तो आखिर कैसा क्या हुआ हमारे साथ? क्या यह सफर हमारी जिंदगी में कभी ना भूलने वाला सफर बन गया? क्या वहां मां सरस्वती की ज्योत वाकई है तो मां उस रूप में कैसी दिखती हैं? आज आधी हकीकत आधा फसाना में हम आपको यही दिखाने वाले हैं। यहां कुदरत एक अलग मायावी रूप में है, जैसे सम्मोहित करती हुई, अपनी ओर खींचती हुई। दिव्य ज्योति की तलाश आज हमें उस सफर पर ले आई है, जिस सफर ने आधी हकीकत आधा फसाना की टीम को कभी न भूलने वाले जख्म दिए। अगर हम आपसे कहें कि आप कौन से मंदिर जाते हैं, कौन से तीर्थ जाते हैं, तो आप उन जगहों के नाम बताएंगे जहां पर हजारों लोग जाते हैं, या फिर उन जगहों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसी धरा पर, इसी भूमि पर, इसी देश में हजारों ऐसी जगह हैं जिनके बारे में ना तो हम जानते हैं और ना ही आप जानते हैं। उन जगहों के बारे में या तो वहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं, वहाँ के चमत्कारों के बारे में या तो कोई साधु संत ही जानते हैं। उन्हीं में से एक जगह है छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला और कांकेर जिले का बिहावापारा गांव। इस गांव में यह कहा जाता है कि इसी भूमि पर वेद व्यास जी ने, ऋषि वेद व्यास जी ने तपस्या की और सालों तपस्या करने के बाद उनको ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई, इतनी विद्या प्राप्त हुई कि उन्होंने आगे चलकर महाभारत को रचा और गणेश जी ने उसे बाकायदा लिखा। और इसी भूमि को लेकर तमाम तरीके के चमत्कारों की बात कही जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर वेद व्यास की पहाड़ी है, जिस पहाड़ी पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। कहा जाता है कि इसी पहाड़ी पर रात के समय एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे आसपास के गांव वाले टकटकी लगाकर देखते हैं। चमत्कार
कुछ ऐसा कि रात के समय एक बड़ी सी ज्वाला उठती है, एक बड़ा सा दीपक मान लीजिए जो किसी पर्वत के ऊपर जोर जोर से जल रहा हो। व्यास पहाड़ी तक पहुंचने के लिए गांव वालों ने हमें 3 रास्ते बताए, एक छोटा रास्ता, एक लंबा रास्ता और एक महानदी वाला रास्ता। लेकिन गांव वालों ने कहा कि नदी वाला रास्ता सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने सबसे पहले शॉर्टकट को चुना। ये सफर बहुत मुश्किल है। गांव वालों की आदत होती है तो उनके हाथ नहीं कटते हैं, और जो मैं महसूस कर पा रहा हूं, गांव वालों की मदद से ये रस्सी बंदी हो, एकदम सीधी पहाड़ी है। अगर थोड़ा भी पैर फिसला तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। अगले ही पल मुसीबत ने हमारे कदमों को जकड़ लिया। मेरा पैर फिसल रहा है, मेरा पैर फिसल रहा है। लग गई? हाँ। ओहो। दिमाग अब काम करना बंद कर चुका था। थकान ने पूरे शरीर को निढाल कर दिया था कि तभी हमें लगा कि हमने कोई गलत रास्ता चुन लिया है, क्योंकि हमारे आसपास सिर्फ हमारी टीम थी। हमारे साथ आए गांव वाले न जाने कहां गुम हो गए थे, लेकिन अचानक वो कहां चले गए? कहीं किसी अनहोनी का शिकार तो नहीं हो गए या जानबूझकर भाग गए? हम ये सोच ही रहे थे कि अचानक मौत हमें छू कर निकल गई। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम बाल बाल बची थी। हम पर तीर कौन चला रहा था और क्यों चला रहा था, हमला हो गया है, हमला हो गया। ये हमारी समझ से बिल्कुल परे था। लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि ये जो भी हैं वो ये नहीं चाहते कि हम वेद व्यास की पहाड़ी तक पहुंचें, मां सरस्वती की ज्योत का रहस्य सुलझाएं। ना हमें उनकी भाषा समझ आ रही थी, ना उन्हें हमारी। हम इशारों के मोहताज थे। एक भी गलत इशारा हमें मौत के मुंह में ढकेल सकता था। हम किसी तरह उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। किसी तरह हम उन्हें ये यकीन दिलाने में कामयाब रहे कि हम उनके लिए खतरा नहीं है, जिसके बाद उन्होंने हमें जाने दिया। लेकिन आदिवासियों ने इस बात का इशारा जरूर कर दिया कि आगे खतरा है और हम पीछे लौट जाएं। जंगल के रास्ते पहाड़ी पर चढ़ना चाहते थे, लेकिन आदिवासियों ने हमला कर दिया, रोक दिया। अब नदी के रास्ते जाएंगे। लेकिन नदी तक पहुंचने के लिए पहले इस अचानक आए रहस्यमयी जंगल को पार करना होगा। लेकिन आगे का रास्ता पार करना क्या इतना आसान था? यह सवाल इसलिए क्योंकि न तो हमारे पास पानी था, न ही खाने का कोई दूसरा सामान। हमें यह भी नहीं जानते थे कि नदी के किनारे तक पहुंचने के लिए हमें अभी और कितने किलोमीटर का सफर तय करना है। रास्ते में क्या क्या खतरे आएंगे यह भी नहीं पता था। हम अब तक जितनी मुसीबतों का सामना कर चुके थे, उन्होंने हमारे हौसले को खत्म तो नहीं किया था, लेकिन हां, उसे डगमगा जरूर दिया था। हमारी टीम ने यह ठान लिया था कि भले ही हमें आदिवासियों ने आगे बढ़ने से रोक दिया, लेकिन हम व्यास पहाड़ी और दिव्य ज्योति की कहानी का पता लगा कर रहेंगे, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल साबित हुई।
इंसान का दिमाग बुरे अनुभवों को जल्दी भूल नहीं पाता, इसलिए जैसे जैसे हम इस बियाबान रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे साथ हुआ एक एक हादसा, एक एक किस्सा किसी भयानक तस्वीर की तरह गुजरता जा रहा था। भले ही आदिवासियों ने हमें छोड़ दिया था, लेकिन हमें तो यह भी बताया गया था कि रास्ते में और कैसे कैसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। ये जो व्यासपीठ, ये जो पहाड़ है, ये बहुत ऊंचा में है और ज्योति पुंज तो दिन को जलता नहीं है, वो रात को ही प्रज्वलित होता है। अब जब रात को प्रज्वलित होता है तो उस पहाड़ पे जो है भालू, तेंदुआ, चीता, ये सब जानवरों की वहां पे जमवाड़ा है, तो वहां पे देखने कौन जाए? यानी अब अगर किसी जंगली जानवर से सामना हुआ तो उससे कैसे बचेंगे, क्योंकि यहां न तो साथ देने के लिए गांव वाले थे और न ही हमारे पास कोई ऐसा हथियार जिससे हम खुद को बचा पाते। व्यास पहाड़ी और उस दिव्य ज्योति की कहानी को समझने के लिए कितनी और मुसीबतों का सामना करना होगा, यह बात हमारी समझ से परे जा चुकी थी। तभी अचानक हमारा सामना लंगूरों के एक बड़े झुंड से हो गया। यह झुंड इतना बड़ा था कि हम पर हमलावर भी हो सकता था, लेकिन शायद वो हम पर हमले के मूड में नहीं थे, बल्कि वो हमें किसी अनजान खतरे से आगाह कर रहे थे। लंगूर चीख रहे थे, शायद उन्होंने किसी खतरे को देख लिया था, झाड़ियों में छिपे किसी खूंखार शिकारी को जो हम पर अपनी नजर बनाए हुए था। और तभी हमारा सामना एक विशाल काय भालू से हो गया। जैसा अंदेशा था वही हुआ। गांव वालों ने कहा था कि पहाड़ पर ऊपर आपको जंगली जानवर देखने को मिलते हैं, भालू नीचे उतर आया है। इसलिए हम अब जल्द से जल्द नदी वाले रास्ते पर पहुंचना चाहते थे। व्यास पहाड़ी पर जाने के लिए हमने सड़क का रास्ता चुना और सड़क के रास्ते से जब हम जंगल में भीतर घुसे तो हमें आदिवासियों ने रोक दिया। इसके बाद अब हमने फैसला लिया है कि महानदी के बीच से रास्ता बनाते हुए नाव के जरिए व्यास पहाड़ी पर चढ़ाई करेंगे। कुछ देर के सफर के बाद अचानक हमने वो देखा जिसका हमको यकीन नहीं था। ये वही रास्ता था जो हमारे साथ हुए हादसे के बाद अचानक गायब हो गया था। सरस्वत गिरी या व्यास पहाड़ी, आप जो चाहे से कह लीजिए। व्यास पहाड़ी के ऊपर कई सारी गुफाएं हैं, लेकिन सबसे कठिन और जटिल रास्ता व्यास गुफा के पास पहुंचने का है, क्योंकि ये गुफा व्यास पहाड़ी पर बाहर की तरफ है, चट्टानों के बीचों बीच है। इसीलिए यहाँ पर गांव वाले भी कम आते हैं और जैसे ही जब शाम ढलती है तो जंगली जानवरों का खतरा भी यहाँ पर बढ़ जाता है। कुछ घंटों की तलाश के बाद हमें एक गुफा दिखाई दी। क्या यही महर्षि वेद व्यास की गुफा थी? क्या यहीं उन्होंने तपस्या की थी? रोमांच से रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं व्यास पहाड़ी के ऊपर, व्यास गुफा के एकदम भीतर। और शायद जो दावा किया जाता है कि इसी पहाड़ी से एक लौ दिखती है, एक दिव्य ज्योति दिखाई देती है। भीषण गर्मी के समय में भी ये गुफाएं बेहद शीतल रहती हैं, बेहद ठंडी रहती हैं। लेकिन अगर आप इन गुफाओं को देखेंगे तो आप डर सकते हैं। डर इसलिए सकते हैं क्योंकि इन गुफाओं के आसपास कुछ ऐसे रास्ते यहां पर देखने को मिल रहे हैं जो कहां तक जाते हैं किसी को नहीं पता। गांव वाले कहते हैं कि इन गुफाओं में वे एक सीमित दायरे तक ही भीतर जा पाते हैं। अंत में ये गुफाएं काफी गहरी बताई जाती हैं। हालांकि इस पूरे इलाके में ये कहा जाता है कि भालुओं की तादाद बहुत ज्यादा है और ऐसे में इस बात से बिल्कुल हैरानी एक तरीके से उसको नकारा नहीं जा सकता कि यहाँ पर भालुओं की मौजूदगी हो, क्योंकि इन गुफाओं के भीतर ही कई भालू पहले देखे गए हैं और ये दावा गांव वाले करते हैं। गुफा के अंदर हम आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात एक शख्स से हुई
जिसने हमें वेद व्यास गुफा से जुड़ी चौंकाने वाली कहानियां बताई। वो ज्योत जो दिखाई देती है वो ऊपर से पहाड़ी पर आके दिखाई देती है, ऐसे गांव में से ही दिखाई देती है? गांव में से भी देखते हैं, ऐसे पहाड़ी भी तो आके नहीं देखे हैं, गांव से दिखता है। गुप्त अंधेरा है, जिसे गुप्त अंधेरा कहते हैं। हमें लौटना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इसके आगे नहीं जा पाऊंगा। लेकिन अब भी वो कहानी अधूरी थी जिसमें गांव वाले दिव्य ज्योति देखे जाने का दावा करते थे। इसलिए हमने व्यास पहाड़ी पर ही दिव्य ज्योति की कहानी समझना शुरू कर दी। गांव ब्याहवापारा के लोगों का कहना है कि इन्हीं चट्टानों के बीच से एक बड़ी ज्वाला निकलती है। ज्वाला आखिर निकलती कहां से है? किसी भी पत्थर के बीच से निकल सकती है, लेकिन यह पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ चट्टानें हैं। चट्टानों के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या आपस में दो चट्टानों के टकराने से अग्नि उत्पन्न होती है और उसी को लोग ज्वाला मानते हैं, उसी को दिव्य ज्योति मानते हैं? लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। व्यास पहाड़ी पर दिव्य ज्योति से जुड़ा कोई भी सिरा हमें नहीं मिला। इसलिए हमने एक बार फिर गांव का रुख किया, क्योंकि गांव वालों ने रात के वक्त दिव्य ज्योति देखे जाने का दावा किया था। सूर्यास्त हो गया है, शाम हो गई है, और जब हमने गांव वालों से बोला कि हमें भी ज्योत देखनी है कि आखिर वो दिव्य ज्योत कहाँ दिखाई देती है, तो गांव वालों ने कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए और आपको पहाड़ी के नीचे से खड़े होकर दिखाएंगे कि दिव्य ज्योति आखिर दिखती कैसी है। तो हम भी जा रहे हैं गांव वालों के साथ देखने के लिए आखिर ये कोई चमत्कार है या फिर किसी की पहाड़ के ऊपर कोई शरारत। शाम जैसे जैसे ढलती गई, गांव वालों का जमावड़ा बढ़ता गया। हर किसी को मां सरस्वती की ज्योत स्वरूप का दर्शन करना था। दिव्य ज्योत कहाँ दिखाई देती है आप लोग को? पहाड़ी के ऊपर दिखाई देते हैं ज्योत। इधर कम से कम ये 100 साल से 1000 साल हुई, पर हम भी नहीं जाने, पहले से ज्योत जलता था। भजन कीर्तन के बीच गांव वाले वो दिव्य रोशनी देखने के लिए बैठ गए। ब्याहवापारा गांव में कोई मंदिर नहीं है, ना ही कोई धाम है। कोई त्योहार होता है, कोई पर्व होता है या किसी की जयंती होती है तो पूजा व्यास पहाड़ी के ऊपर ही होती है। अब आप देखिए, दिव्य ज्योत देखने के लिए यहाँ पर सभी ग्रामीण इकट्ठा हुए थे और दिव्य ज्योत के इंतजार में अब यहीं पर ही कीर्तन शुरू हो गया है। वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन उस रोशनी का कहीं अता पता नहीं था जिसका गांव वालों ने दावा किया था। करीब 2 घंटे हो गए, लगातार भजन कीर्तन तो हो रहा है, लेकिन जो दावा किया गया कि दिव्य ज्योति दिखाई पड़ेगी, वैसा अभी तो कुछ प्रतीत यहाँ पर नहीं हो रहा है। बाबा 2 घंटे हो गए, कब दिखाई देगी? हाँ, दिखाई देगा, पक्का दिखाई देगा। और फिर वो हुआ जिसकी कहानियां हमें सुनाई गई थी। ये कैसा चमत्कार है, ये कैसा चमत्कार है। गांव वाले जैसा दावा कर रहे थे, एक वैसी ज्योत अब हमको पहाड़ के ऊपर देखने को मिल रही है, व्यास पहाड़ी के ऊपर देखने को मिल रही है। ये किसकी ज्योत है, आप क्या मानते हैं इसे? सरस्वती वेद व्यास भगवान की जय। एक रोशनी आसमान में चमक रही थी। देखिए, मैं आपको अपने कैमरे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। गांव वाले जिस ज्योत का घंटों से इंतजार कर रहे थे, वो ज्योत सामने है। ऐसा चमत्कार ये गांव वाले ही मानते हैं। मेरा कैमरा उतना वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। देखिए, आपको हल्की सी रोशनी इसमें दिखाई पड़ेगी और अब हम पहाड़ी पर जाएंगे और वो ज्योत देखेंगे। अरे आइए, मेरे साथ आइए ना। आप रुके हुए क्यों? रुको भैया, तो कहाँ जा रहे हैं उतना दूर? अरे ज्योत देखनी ऊपर। नहीं, रुको, कोई जा नहीं सकते इधर। लेकिन गांव वालों ने आस्था का हवाला देकर हमें आगे बढ़ने से रोक दिया। ज्योत तो दिखानी पड़ेगी, यहीं से देख के वापस हो सकते हैं। वो किसी की शरारत भी हो सकती है ना।
आप लोग ऊपर नहीं जाते देखने? ऊपर नहीं जाते हम लोग देखने, बस यही को देखकर वापस हो जाते हैं। तो हम भी नहीं जाएंगे ऊपर? नहीं, हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि जंगल में जानवरों भी हैं। नहीं, सच सामने लाना जरूरी है। नहीं नहीं भाई, यही देख करके आप लोग जा सकते हो। आप लोग की परंपरा है क्या ऊपर? परंपरा से हम लोग यहीं से वापस हो जाते हैं, वहाँ पर जा नहीं सकते। देवी देवता का स्थल है यहाँ पर। अब जो कुछ हमारे सामने था वो गांव वालों की आस्था से जुड़ा था, इसलिए हमने भी उनकी आस्था को कोई नया रंग देने की कोशिश नहीं की। जो कुछ हुआ वो आपके सामने हुआ, जो रह गया वो भी आपके सामने है। अब फैसला आपके हाथ में है।